अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा हम लोगों का सेकंड चैप्टर है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसके इब्तदाई मसाइल क्या थे। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, उर्दू वालों के पास ये एक पूरा पैराग्राफ उनके पास दिया हुआ है। दो पैराग्राफ हैं जो दिए हुए हैं बैकग्राउंड के तौर पे। तो आपके इंग्लिश वालों के पास ये बैकग्राउंड जो है वो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है वो आपको बता दूँगी। ठीक है। अच्छा, अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो इब्तदाई मसाइल हैं या इनिशियल प्रॉब्लम्स जो है वो अगर हम देखें तो वो कहता है कि 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया और उसका क़याम हुआ और पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों की वजह से जो है हमें मिला है उसका नतीजा था। और पाकिस्तान का मर्ज़ वजूद में आना 20वीं सदी का एक अजीम कारनामा समझा जाता है। एंड क्योंकि मुसलमानों की ये नई रियासत दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों की सबसे बड़ी मुमलिकत थी और बरसगीर पाक व इनके मुसलमानों की मुसलसल कोशिशों और अनगिनत कुर्बानियों का समर था कि करोड़ों मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने का मौका फराहम हुआ और ताम पाकिस्तान का क़याम यहाँ के बाशिंदों के लिए एक नए इम्तिहान का आगाज़ भी था, क्योंकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम आबादी बिलूम और आल इंडिया कांग्रेस बिलखसूस जो है यानी ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान की सख्त मुखालिफ थी, बल्कि क़याम पाकिस्तान की जो है मुखालफत अंग्रेज़ हुक्मरान भी आखिरी वक्त तक करते रहे। जब पाकिस्तान का क़याम हकीकत बनकर सामने आने लगा तो कांग्रेसी रहनुमाओं और मुतअस्सब हिंदुओं ने पहले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। हकीकत तो यह है कि कांग्रेसी रहनुमा सिर्फ़ और सिर्फ खाना जंगी के खौफ से पाकिस्तान बनने पर राज़ी हुए, तमाम वो चाहते थे कि पाकिस्तान के मुसलमानों को इतने मसाइल में उलझा दिया जाए कि वो घबरा कर एक बार फिर हिंदुस्तान में मदगम होने पर मजबूर हो जाएं। और इनके इरादों के तहत उन्होंने मुसलमानों के इस नुज़ायदा मुमलिकत के लिए मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया और कुछ मसाइल पाकिस्तान को विरसे में मिले, लेकिन हिंदुस्तान ने इन मसाइल को मज़ीद गंभीर बना दिया और पाकिस्तान को यानी गंभीर मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान को इब्तदाई दिनों में जिन मसाइल का सामना करना पड़ा वो दर्ज झैल है। अच्छा, अब बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान जो है जब बना तो उस वक्त जो साजिशें हो रही थी या उससे पहले भी जो साजिशें हो रही थी उनकी किसी किस्म की रोकथाम नहीं की गई या उसमें कोई कमी नहीं आई, यानी पाकिस्तान मुसलसल आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद भी जो है वो उन मसाइल का शिकार रहा है जिनको वो फेस करता रहा है। और इतने मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्रगल की है और डेवलपमेंट की तरफ जो है वो गया है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी मुश्किलें और इतनी रुकावटें पैदा करने के बाद भी हमारा मुल्क जो है वो इस हद तक जो है वो मौजूद है कि जो इसको दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे तो वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसके वाले से अगर हम देखें तो रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो सबसे पहले हमारे पास आता है, जो कि इंडियन एक्ट 1947 की इंडिपेंडेंस या आज़ादी हिंद का जो कानून है 1947 का, उसके मुताबिक जो है वो बनाया गया था। इसलिए रेड क्लिफ वाला जो आपका है वो इंग्लिश वाले लोग जो उनके पास बैकग्राउंड की सूरत में दिया हुआ है, तो इसलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड है रेड क्लिफ का। इट वॉज प्रोवाइडेड इन 3rd जून प्लान दैट वॉज सून एज द लेजिस्लेचर ऑफ पंजाब एंड बंगाल डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। अब वो कहता है कि जो 3rd जून प्लान है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पंजाब और बंगाल जो है उसकी तकसीम और हदबंदी के लिए जो है वो कमीशन कायम किया गया था। बाउंड्री कमीशन शुड बी सेट अप टू डिमार्केट द बाउंड्रीज। बाउंड्री की हदबंदी करने के लिए कमीशन जो है वो कायम किया गया था। अब यहाँ 3rd जून प्लान लिखा हुआ है और उर्दू वालों के पास 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट है। अब ये एक्ट जो था ये बेसिकली 3rd जून प्लान के तहत बनाया गया था, तो इसलिए ये दोनों एक ही जो है वो चीज़ें, लेकिन 3rd जून प्लान जो है वो बेसिकली वो आइनी इस्लाहत हैं जो है हिंदुस्तान के लिए की जानी थी। जो एक आइन या एक्ट बनाने से पहले जो है वो यहाँ पर जो भी व्यूज़ लिए गए, जो भी रिसर्च हुई, वो तमाम जो चीज़ें इकट्ठी की गई, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, उस पे बेस करता था। और उससे आगे जो एक्ट बनाया गया था वो 1947 है, तो इसलिए जो है वो इसका जिक्र कर रहा है। और वो कहता है कि पंजाब और बंगाल की जो हदबंदी है, उसकी हदूद हैं, उसके लिए जो कमीशन कायम किया गया, बाउंड्री कमीशन जो है उसका क़याम किया गया है।
ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन जो कायम किया गया है डिमार्केट करने के लिए बाउंड्रीज़ को, सिंस द लेजिस्लेचर्स बंगाल एंड पंजाब हैड वोटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन, के पंजाब और बंगाल जो हैं उन्होंने पार्टीशन के हवाले से, यानी दोनों ने जो है पाकिस्तान के अगर जो है वो फेवर में, यानी पार्टीशन के हवाले से उसके पार्टीशन के अलहदगी के फेवर में जो है वो वोट दिया है एंड फैसला किया है। एंड बाउंड्री कमीशंस वर सेट अप फॉर पंजाब एंड बंगाल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिरिल रेडक्लिफ। अब वो कहता है कि पंजाब और बंगाल के जो हदबंदी का कमीशन है वो सर सिरिल रेडक्लिफ जो हैं उनके लिए जो है उसको उसका हेड बनाया गया है। तो रेडक्लिफ जो है वो कहता है कि एन एमिनेंट लॉयर ऑफ लंदन, वो एक लॉयर थे, वकील थे लंदन में, एक बहुत ही जो है वो नामवर वकील थे, यानी बहुत पॉपुलर थे, तो इसलिए उनको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि प्रपोजल फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बाउंड्री कमीशन, यानी बाउंड्री कमीशन जो है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके लिए क्या प्रपोजल थी, क्या तजवीज़ दी गई थी। ईच बाउंड्री कमीशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वन और मोर अब वो कहता है कि इम्पार्शल मेंबर्स, अब वो कहता है इंडिया और पाकिस्तान में से एक या एक से ज़्यादा जो है वो मेंबर्स लिए जाएंगे जो इम्पार्शल मेंबर्स होंगे, यानी गैर जानबदार, यानी जिनका दोनों में से किसी के साथ कोई फेवर नहीं होगा। एंड द क्लेम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर बाउंड टू कॉन्फ्लिक्ट, और जो क्लेम है हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का वो उसके लिए बाउंड होंगे। अब बेसिकली वो कहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो नुमाइंदे वो कहता है कि उसमें शामिल किए गए थे, और बेसिकली जो है वो कहता है कि रेडक्लिफ जो है उनको इस चीज़ पे मामूर किया गया था। अब जो नुमाइंदे लेने थे उनका इम्पार्शल होना बहुत ज़रूरी था, यानी वो किसी भी किस्म के दोनों ममालिक के साथ उनकी किसी किस्म का फेवर नहीं रहेगा। एंड देर बेटा अब इंग्लिश वाले लोग जो है इस चीज़ जो है ये वाला हमारे पास जो पैराग्राफ है, बेसिकली ये हमारे पास ये वाला पैराग्राफ जो है वो उर्दू वालों के पास नहीं है, तो इसलिए उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे मेंबर्स हैं जो जिनको रेडक्लिफ अवार्ड जो है उसके हवाले से उसकी मावनत के लिए जिन लोगों को उसमें शामिल किया गया है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली वो कहता है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे इन बाउंड्री कमीशन कौन से थे। पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब बाउंड्री कमीशन, यानी जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन थी वो कौन थे। द मेंबर्स ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमीशन वर जस्टिस दीन मोहम्मद एंड जस्टिस मोहम्मद मुनीर ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, यानी दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर जो हैं ये पाकिस्तान के बिहाफ पे ये लोग जो है ये मौजूद थे। ये देखें उर्दू वाले लोगों के पास भी ये देखें जस्टिस दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर जो है वो कमीशन की जो मावनत कर रहे थे उसमें पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने नुमाइंदगी की। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब बाउंड्री, अब वो कहता है कि कमीशन में जो लोग थे वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन एंड जस्टिस ताज सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया इन पंजाब बाउंड्री कमीशन। अब वो कहता है कि ताज जो मैंने पढ़ा है ये तेजा है, ठीक है, जो बेसिकली ये लफ्ज़ है तेजा सिंह, ठीक है, ये इसमें आप लोग ए जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। तो अब इधर यहाँ पे ये आप दोबारा नाम देख सकते हैं कि जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह ने जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंटेशन की है। फिर पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल बाउंड्री कमीशन, यानी वो तो पंजाब की तरफ से हो गया। अब बंगाल की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग थे वो थे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव और जस्टिस अबू साले अकरम और जस्टिस जो है वो है S.A. रहमान, ठीक है। साले अकरम और जो S.A. आलम जो हैं ये लोग जो है ये बंगाल की तरफ से थे, ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। और इंडिया की तरफ से जो बंगाल की रिप्रेजेंटेशन थी उसमें था कि द मेंबर ऑफ द बंगाल बाउंड्री कमीशन जो है जस्टिस C.C. बिस्वास एंड जस्टिस B.K. मुखर्जी एंड मुखर्जी जिसको वो कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो अब वो बेसिकली वो कहता है कि अबू साले और मोहम्मद अकरम जो है S.A. रहमान जो हैं ये इन लोगों ने पार्टिसिपेशन की है बंगाल की उसके लिए कमीशन के लिए, और हिंदुस्तान की जो नुमाइंदगी है वो C.C. बिस्वास, ठीक है, और B.K. मुखर्जी ने की है, ठीक है।
ये लोग जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। उसके बाद था कि राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग टू रेडक्लिफ, यानी रेडक्लिफ के पास क्या अख्तियार थे, या रेडक्लिफ जो है उसको अगर हेड बनाया गया था तो उसको क्या क्या अख्तियार दे के हेड बनाया गया था, या वो क्या जो है वो डिसीजन ले सकता था। रेडक्लिफ एज द चेयरमैन ऑफ टू बाउंड्री कमीशन हैड ऑन डिसीजन इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। अब वो कहता है कि रेडक्लिफ जो है वो सरबराह हदबंदी कमीशन के तौर पे ये अख्तियार रखता था कि मेंबरान के दरमियान अगर किसी सूरत में इख्तलाफ हो जाता है या अगर कोई आपस में झगड़ा हो जाता है तो उस फैसले को वो ख़ुद जो है वो डिसाइड करे, यानी उस सूरत में उसको ये हक था कि अगर जो है उन बाकी मेंबरान का आपस में कोई इख्तलाफ आ रहा है और जो है वो उनमें यूनिटी नहीं नज़र आ रही और यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसलिए जो है वो रेडक्लिफ को ये हक था कि वो ख़ुद डिसीजन ले सकता था उस मसले पे। एंड एज इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द मेंबर्स ऑफ द बाउंड्री कमीशन डिड नॉट रीच टू एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और ये बात तय थी, यानी एक बात सामने मौजूद थी हमारे कि उन मेंबरान के दरमियान सरहदों का तयन करते हुए जो है इत्तफाक राय ना होना एक नेचुरल सी बात आ रही थी। तो उस सूरत में जो है वो कहता है कि हैंस लॉर्ड रेडक्लिफ गेव हिज अवार्ड, तो इस तरह से रेडक्लिफ जो है उसने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर कर दिया, यानी उसने अपना अवार्ड जो है वो पेश कर दिया और वो इनाम जो है वो जो हमें मिला उस वक्त उस अवार्ड के मुताबिक वो आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। उसमें हम कश्मीर के मसले को देख सकते हैं जो कि हमारे लिए एक ओपन वूंड है। तो इसलिए जो है वो कहता है कि ये एक बेसिक चीज़ थी, जब शुरू से ही हमारे इख्तलाफात इतने ज़्यादा थे तो फिर ये आखिर में आके इन चीज़ों पे किस तरह से हम इकट्ठे हो सकते थे। इसलिए रेडक्लिफ का झुकाव जो है वो बेसिकली हिंदुस्तानियों की तरफ था, तो इसलिए अंग्रेज़ों को चूँकि बेसिकली शुरू से ही झुकाव उस तरफ था तो उन्होंने वही किया जो कि फिर मुसलमानों के लिए जो आगे चल के नुकसान का बायस था, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको एक अलहदा वतन मिल गया है। उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम इसके जो प्रपोजल्स हैं मेन जो रेडक्लिफ के हैं, जो इनजस्टिसेस हैं उसके या जो उसका फ़ैसला था उसमें क्या क्या खराबियाँ थी, फ्लॉज थे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।